Okay, so welcome dear friends, and this is lecture number 30 on StatMech। और क्या कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में एक बार रिव्यू लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या था लेक्चर 29 में? क्वांटम स्टैटिक्स को शुरू किया, सही है। और क्वांटम स्टैटिक्स में क्या टॉपिक पढ़ा है? एक तो पढ़ा आपने कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या होता है और क्या एक्चुअल में वो इंडिकेट करता है, एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीनों स्टैट्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो आपने देख लिया। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे कि n अगर नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स निकालना हो तो आपको ये चीज़ करना होता है, और टोटल एनर्जी निकालनी हो तो आपको ये करना होता है। ठीक है, आगे क्या था वो सब आपको पता ही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये था। जहाँ पर जी ऑफ ई क्या था? डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, और ये कैसे फाइंड आउट होगा? जैसे आप पहले फाइंड आउट करते थे डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट को, उसी फॉर्मेट में। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर। और एक चीज़ और की आपने, एक चीज़ ये की कि जो एम्बी स्टैटिक्स है दैट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन गैस। ठीक है, और वो लिमिटिंग केस क्या है? और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो सीखी वो ये थी कि जो ऑर्डिनरी गैसेज हैं उनमें क्लासिकल स्टैटिक्स लगती है, और कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर गैस होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर कोई गैस होती है तो उस टाइम आपको क्वांटम स्टैटिक्स अप्लाई करना होता है। फाइन, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल बोस-आइंस्टीन गैस। फाइन, तो अभी लिखते हैं और मूव करते हैं। आइडियल बोस-आइंस्टीन गैस, इसको हटा देते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल बोस-आइंस्टीन गैस। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि बोस-आइंस्टीन गैस क्या होती है, फिर देखते हैं कि आइडियल वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आइडियल और परफेक्ट, आइडियल और परफेक्ट बोस-आइंस्टीन गैस। तो ये जो वर्डिंग है आइडियल और परफेक्ट, इसका मतलब क्या है? और उससे पहले देखते हैं बोस-आइंस्टीन गैस का मतलब क्या है। देखो क्या होता है बोस-आइंस्टीन गैस। बोस-आइंस्टीन गैस भाई बोसॉन्स का एक कलेक्शन, असेंबली ऑफ बोसॉन्स, बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो एन असेंबली ऑफ बोसॉन्स इज बोस-आइंस्टीन गैस। असेंबली मतलब एक ग्रुप, सही है कि नहीं है? कुछ बोसॉन्स होंगे वहां पे, बिल्कुल सही बात है, वो बोस-आइंस्टीन गैस है। अच्छा, बोसॉन्स क्या होते हैं? असेंबली ऑफ बोसॉन्स, बोसॉन्स क्या होते हैं? इंडिस्टिंग्विशेबल particles of indistinguishable particles of integral spin ये होते हैं बोसॉन। और स्पिन क्या क्या हो सकता है? लाइक s = 0 1 2 इस टाइप से। तो ये है बोस-आइंस्टीन गैस। आइडियल मीन्स व्हाट? सिंस गैस इज आइडियल, it means जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी है दैट इज जीरो। सही है नहीं है? इट मीन्स इट इज नॉन इंटरेक्टिंग, ऐसे बोल सकते हैं। इट्स नॉन इंटरेक्टिंग और नो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, नो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यही होता है। और अगर वो आइडियल है तो एक चीज और भी क्लियर होती है यहाँ से कि अगर इंटरेक्शन आपस में नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जीरो है, ये भी लिख सकते हैं। एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ इंट्रैक्शन इज 0। और इससे इंडिकेट होता है कि जो एनर्जी पार्टिकल्स के पास में है वहां पर वो प्योरली एंटायरली ट्रांसलेशनल करेक्टर की है। सही है। एंड हेंस एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एंटायरली ट्रांसलेशनल इन करेक्टर। मतलब जस्ट काइनेटिक एनर्जी है, मतलब E इक्वल टू p²/2m है बस। ये एक पार्टिकल का एनर्जी है, ये ध्यान रहे, आइडियल गैस है इस वजह से। ठीक है। अब एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपने गैस लिया हुआ है तो कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, वो सब कंसीडर करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। तो लेट वी कंसीडर a assembly of n bosons, an assembly of n bosons, वहां पर n bosons है। ठीक है। that are and these are, करता हूं मैं, एक मिनट रुको, थोड़ा लिखने दो। and these are distributed देखो वहां पे कुछ एनर्जी लेवल होंगे, उनकी कुछ डिजनरेसी होगी, उनमें किसी में कुछ पार्टिकल है, किसी में कुछ पार्टिकल है, किसी में कुछ पार्टिकल, ये सीन होगा। मतलब ऐसा होगा ना कि कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे आप पे E1 E2 E3 इस टाइप से, उनका कुछ डिजनरेसी होगी G1 G2 G3 G4। यहाँ पर कुछ पार्टिकल होंगे, यहाँ पर कुछ पार्टिकल होंगे, यहाँ पर कुछ पार्टिकल होंगे, यहाँ कुछ N4 पार्टिकल होंगे, और टोटल N पार्टिकल है जो N बोसॉन्स है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो यहाँ पर हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? लेट वी कंसिडर एन असेंबली ऑफ N बोसॉन्स, ये N है यार, है ना, N बोसॉन्स, एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड N1 N2 N3 एंड Ni। ठीक है, इस टाइप से इन एनर्जी लेवल्स E1 E2 E3 EI, इस टाइप से इन एनर्जी लेवल्स में ये पार्टिकल है which have degeneracies which have degeneracies क्या, G1 G2 G3 एंड डॉट GI रेस्पेक्टिवली। सही है कि नहीं है? इसी वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो एक बार डायग्राम से शो कर देते हैं इस चीज को कि यहाँ पर E1 कोई लेवल है, एक E2 लेवल है, E3 लेवल है, एंड इस टाइप से कोई EI लेवल है, और भी ऊपर भी लेवल होंगे। ठीक है। और इसका डिजनरेसी G1 है, इसका G2 है, G3 है, GI है, एंड सो ऑन। यहाँ पर N1 पार्टिकल है, यहाँ पर N2 पार्टिकल है, या N3 पार्टिकल है, या Ni पार्टिकल है, इस टाइप से। और ये टोटल N पार्टिकल्स हैं, टोटल N पार्टिकल है, ये कंडीशन भी है। और अब जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिंस बोस-आइंस्टीन गैस है तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसकी बात करते हैं। सिंस इट इज बोस-आइंस्टीन गैस या असेंबली ऑफ बोसॉन्स, सो फ्रॉम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन will be given as follows। कैसे होगा भाई? Ni इक्वल टू GI ओवर
ई का पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। यही तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, अभी तक क्या कर रहे हैं एक बात ध्यान दें, अपन क्या करने जा रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करें एक बार। हमारी बोस-आइंस्टीन गैस है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बोस-आइंस्टीन गैस आपसे नहीं पूछेगा, बट यहाँ पर कुछ डिस्कशन होगा ना, उस डिस्कशन में कुछ खास बातें निकल के आएंगी, और वो बातें ऐसी है जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए प्री रिक्विसाइट है। फाइन, तो उसका ये सीन है पूरा। तो एक बार आराम से तसल्ली से समझते जाओ हर एक चीज़ को। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कि आपने एक असेंबली ऑफ बोसॉन्स कंसिडर किया, यानी कि बोस-आइंस्टीन गैस था तो असेंबली ऑफ बोसॉन कंसिडर किया, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक थोड़ा सा मैप लिया, और फिर आपने जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको लिखा कि Ni इक्वल टू जी आई ओवर दिस थिंग इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पे बात करते हैं, ठीक है? अब देखो इस पे तगड़ी बात होगी, मजा आने वाला है। देखो तो अभी जो छोटी छोटी बातें डिस्कस होंगी ना वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट भले ना हो, बट इसके अंदर का जो मामला है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल तसल्ली से समझते जाओ बस। देखो क्या है, लेट, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं एक बार नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ इसको ऊपर लेके, ठीक है? लेट, ये आपका लेट, क्योंकि ये तो है ही आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्फा प्लस बीटा आई माइनस 1। फाइन, और लेट वी इंट्रोड्यूस ए पैरामीटर, लेट वी इंट्रोड्यूस ए पैरामीटर ए, कैसे? सच दैट ए इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा। ये अभी पहले भी डिस्कस हुआ था, ठीक है? अभी वापस से आ रहा है, और अभी तक तुमको पता नहीं है एक्चुअल में ये क्या है, तो और वेट करो, थोड़ा सा माहौल बनने दो, इसको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया, तो अगर ये ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर क्या सीन बनेगा भाई? देखो इसको इंट्रोड्यूस कराएं यहाँ पे, तो Ni क्या था, जी आई ओवर ई की पावर अल्फा। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ क्योंकि पावर तो ऐड होती है ना भाई, लिख दिया, ठीक है? ई की पावर अल्फा प्लस बीटा आई को ये लिख लिया मैंने, कोई समस्या नहीं, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस चीज़ को आगे कैसे लिख सकते हैं? जी आई ओवर ई की पावर अल्फा को नीचे ले आता हूँ इसके, तो क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस अल्फा माइनस 1। ई की पावर माइनस अल्फा क्या इंट्रोड्यूस किया आपने? ए, तो ये हो जाएगा ए। इसका मतलब Ni इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी आई ओवर ई का पावर बीटा ई आई ओवर ए माइनस 1, ठीक है? अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, और एक बिल्कुल वियर्ड बात है वो। बात क्या है कि जो Ni है वो ith लेवल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको इंडिकेट कर रहा है, Ni। और Ni आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सही बात है या नहीं है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, जीरो या फिर पॉजिटिव, या तो होगा नहीं, होएगा ही नहीं वहां पे कुछ, या फिर कुछ 2 3 4 व्हाटएवर जो भी है नंबर वो होगा। तो Ni कांट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। सिंस लिख के चलते हैं इस बात को, सिंस Ni इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith लेवल, यानी कि EI में, ठीक है? एंड इट कांट बी नेगेटिव, एंड इट कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकते, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव।
जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे है कि ni अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 0 to इन्फिनिटी, ऐसे हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बहुत सारे पार्टिकल भी हो सकते हैं एक लेवल में, बिल्कुल सही बात है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारे पार्टिकल हो सकता है। चलो अब इस चीज को यहां इंट्रोड्यूस कराओ। देखो अगर ni नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये जो नीचे चीज है इस पे फोकस करो भाई। ऊपर वाला gi तो डिजनरेसी है, ऑलवेज पॉजिटिव, खुद ही पॉजिटिव है, और इस चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सही बात है। सिंस gi इज पॉजिटिव नंबर, भाई डिजनरेसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर, सो e का पावर बीटा ei ओवर a -1 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये देखो 0 होता है तो ni इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अलाउड है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं और ये पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, तभी तो ni पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सिंस ni इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ith लेवल एंड इट कांट बी नेगेटिव, सो इट कैन बी 0 और पॉजिटिव और इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस इज द ni। तो ni को ये सब होने के लिए ये चीज होना पड़ेगा। अब यहां से देखो एक चीज, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब एक चीज ये e का पावर बीटा ei ओवर a शुड बी ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हम ग्राउंड स्टेट लेवल की बात करें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें, इफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब लोवेस्ट जो एनर्जी लेवल है वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल बी 0, अगर ये 0 देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 मतलब है ei 0, ठीक है। जिस लेवल की अपन बात करें वो ग्राउंड स्टेट की बात करना चाह रहे हैं मेनली, तो वो अगर 0 तो क्या हो जाएगा? e का पावर बीटा ei क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। और इससे ये चीज क्या हो जाएगी? सो जो ये कंडीशन है e का पावर बीटा ei ओवर a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस चीज में, बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? a को मैं इधर लाऊं तो a, चलो यहां लिख देता हूं, a लेस देन इक्वल टू 1, इसका सॉरी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। a को इधर लाया हूं, गलत लगा देगा, a को इधर लाया, ये चीज रही, इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज हुआ या नहीं हुआ? सही है। कोई दिक्कत है यहां पर? इस कंडीशन से आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या? सिंस a क्या है? e का पावर माइनस अल्फा, और e का पावर माइनस एक्स का कर्व क्या होता है? एंड कर्व फॉर e का पावर माइनस अल्फा इज, देखो क्या होता है, ये e का पावर है, अगर हम बात करूं e का पावर अल्फा की वर्सेज अल्फा, e का पावर अल्फा हमें चाहिए e की पावर माइनस अल्फा, ठीक है। मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूं, e क्या होता है? e की पावर x का कर्व एक टाइप से e की पावर x वर्सेज x क्या होता है भाई? मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं क्योंकि ये हमारा इंटरेस्टेड नहीं है, जिसमें हम इंटरेस्ट रख रहे हैं वो चीज नहीं है। ये ऐसे होता है, ये वाला पॉइंट कितना होता है? अल्फा इक्वल टू 0 है ये, तो अल्फा इक्वल टू 0 डालोगे इसमें, e का पावर 0 1, ये पॉइंट 1 होता है। ये ग्राफ होता है भाई e की पावर अल्फा का, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान लो अभी, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स की बात करूं तो e का पावर माइनस एक्स होता है, इसका इमेज ले लो ऐसे, मतलब जो चीज अभी नेगेटिव एक्स में हो रही थी वो चीज अब पॉजिटिव में होगी, तो इस टाइप से होगा। देखो ये वाले जो चीज थी वो अब इधर हो रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा बनाने की कोशिश की, बाकी सही है लगभग, इस टाइप का ग्राफ बनेगा और ये 1 पॉइंट है, ठीक। एक बात जो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी कि जो e का पावर x हो या यानी कि e का पावर x हो या e का पावर माइनस एक्स हो, ठीक है,
वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, नेगेटिव नहीं होती। ई का पावर कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, दिख रहा है ना ग्राफ से, ठीक है ना। तो ए है ई का पावर माइनस अल्फा, इसका मतलब ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है। ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ यू कैन सी फ्रॉम ग्राफ, वैसे भी आप देख सकते हो, ग्राफ की जरूरत नहीं है। देखो ए इक्वल टू ई का पावर माइनस अल्फा है, तो इसको ई की पावर अल्फा लिख सकते हो। ई क्या होता है आपका 2.7 समथिंग होता है ना। अब उसका पावर कुछ भी लगाया जाओ, पावर कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, ये चीज को नेगेटिव थोड़ी आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। सही है कि नहीं है। इस वे में समझ लो, कैसे भी समझ लो, ग्राफ से देख लो आप, ग्राफ से बेटर समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही तो है सारी वैल्यूज, ठीक है। और अब एक ये चीज समझ में आ गई कि जो ए की वैल्यू है, यानी कि ए की पावर माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू इस रेंज में है। सही बात है कि नहीं है। इक्वेशन इसको मैं 2 दे दूं, इक्वेशन 1 और 2 से ये बोलता है कि ए पॉजिटिव है, और ये बोलता है कि ए 1 से नीचे है। 1 यहाँ पर है आपका, पॉजिटिव है मतलब 0 से ऊपर है, तो यही तो रेंज हुई ए की। सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब ए कहां से कहां तक हुआ, ए कहां से कहां तक हुआ भाई, ए हुआ ए ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 1, मतलब ए इज बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज द थिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको कि बोस-आइंस्टीन गैस के लिए ये चीजें होंगी, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप रख लेना, बॉक्स कर देना, ठीक है, जैसे मैंने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और है, ए क्या है, ई का पावर माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है भैया आपका माइनस म्यू बाई के टी, जहां पर म्यू क्या होता है केमिकल पोटेंशियल। ये तो लिखवाया ना पहले भी होता है। तो अगर ए पॉजिटिव है, इस रेंज में है, तो अल्फा क्या होगा, सिंस ए तो है आपका बिटवीन 0 to 1, एंड दिस इंप्लाइज दैट अल्फा क्या होगा। देखो ग्राफ से देख लो, सबसे बेटर होता है। ए का जो वैल्यू है ना वो इस रेंज में हो सकता है, सिर्फ इस रेंज में हो सकता है। अब भाई इस रेंज की जो वैल्यूज है, आपका ये वाला ग्राफ है जो डार्क शेड है, यही तो ए की पावर माइनस अल्फा का ग्राफ, यही तो इसका ग्राफ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वैल्यूज कब आएंगी, जब अल्फा क्या हो, ये वाली चीज हो। भाई इससे नीचे नीचे ही तो पार्ट की बात हो रही है, बड़ी वैल्यूज तो ये यहाँ पे आएंगी ना नेगेटिव वैल्यूज के लिए, एक से बड़ी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए आएंगे ना अल्फा की, एक से नीचे वैल्यू चाहिए। तो मतलब ग्राफ ये वाला कंसिडर हुआ है, ये कब आएगा, जब अल्फा पॉजिटिव है। सही या नहीं है। सो अल्फा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, एक समझ गए होंगे। और यहाँ से भी देख लो, यहाँ से अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो ई की पावर माइनस अल्फा, ग्राफ से देख लो यार, ग्राफ से एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 1 से नीचे वैल्यू चाहिए आपको ई की पावर माइनस की। तो ये इसका ग्राफ है, बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि ये वाली जो रेंज है अल्फा की, वही आपको ये वाली वैल्यूज प्रोड्यूस करेंगी। सही है। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल परफेक्ट। अब एक चीज, सिंस अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस म्यू बाई के टी, अगर ऐसा है अल्फा को पॉजिटिव चाहिए, आपको अल्फा पॉजिटिव चाहिए, तो म्यू क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, तो म्यू क्या होना चाहिए नेगेटिव। दिस इंडिकेट्स दैट म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप में कंक्लूड कर देता हूं, मैं कंक्लूजन कर देता हूं इसको। कंक्लूजन क्या है कि फॉर ग्राउंड स्टेट इक्वल टू ई इक्वल टू 0, जो ए है वो क्या होगा, जनरली जो ग्राउंड स्टेट होता है ना वो इक्वल टू 0 पे होता है, ठीक है, और ये होगा, और जो अल्फा है वो ये चीज़ होगा, और केमिकल पोटेंशियल है वो ये चीज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ आप संभाल के रखो, ठीक है। ए की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1, ठीक है, ए 0 और 1 के बीच में है, फाइन।
अब बात करते हैं, ये हो गया डिस्कशन थोड़ा सा बोस-आइंस्टीन गैस पे, और वो कहाँ से निकला है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है दैट शुड बी पॉजिटिव इन ए लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल शुड बी पॉजिटिव अदरवाइज जीरो, ठीक है, वहां से ये चीज निकल के आई है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बोस-आइंस्टीन जो गैस है हमारी उसमें कैसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट वी राइट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और फिर टोटल एनर्जी लिखेंगे, बस दो चीजें करनी और अभी हटा रहे। Now let we write total number of particles, total number of particles, ठीक। तो कैसे लिखा जाएगा, n, n क्या होगा भाई, dn का इंटीग्रेशन बताया ना आपको, और dn क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन e टू e प्लस डी, dn क्या होता है n ऑफ e d, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द रेंज e टू e प्लस डी। तो अब इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं तो क्या हो जाएगा n ऑफ e d, सही है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो क्या बोलता है आपको कि जो f ऑफ e है वो क्या होगा n ऑफ e ओवर g ऑफ e, सही है। तो यहाँ से अगर मैं n ऑफ e को निकालूं तो क्या आ जाएगा, n ऑफ e यहाँ पे रोक लूँ, f ऑफ e g ऑफ e, ठीक है। और f ऑफ e क्या है अगर आप लिखना चाहें तो भाई बोस-आइंस्टीन है डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 ओवर e का पावर अल्फा प्लस बीटा e माइनस 1, ये चीज़ है यहाँ पर f ऑफ e। तो चलो इसको n ऑफ e को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। सो n इक्वल टू क्या हो गया, समय सॉरी इंटीग्रेशन, एंड हेयर इट इज n ऑफ e, f ऑफ e g, f ऑफ e g डी ई, ठीक है। और अब देखो कि जो g ऑफ e क्या होगा, यहाँ पर g ऑफ e क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, डेंसिटी ऑफ माइक्रो स्टेट ऐसे बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ माइक्रो स्टेट्स। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जी ऑफ ई क्या होता है, पहले मैं जी ऑफ ई फाइंड आउट कर रहा हूं और फिर एफ ऑफ ई तो मेरे को पता ही है, इसको इंट्रोड्यूस करा दूंगा और फिर आगे एन को कैलकुलेट करूंगा, एन को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। जी ऑफ ई क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी, यानी कि जो ओमेगा है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओमेगा क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, जी एस स्पिन डिजेनरेसी और 1 ओवर एच एफ डी क्यूब क्यू और डी क्यूब एफ, फिर ऐसे लगा देता हूँ, बस यहीं पे लिख देता हूँ डी क्यूब पी, ठीक है। क्यूब नहीं अभी एफ लिखो, जो जनरल फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो अभी एफ लिखो। एफ इक्वल टू 3 है क्योंकि जो गैस माना वो एक कंटेनर में माना है, आपने लिखा नहीं मैंने क्वेश्चन में, बट आप लिख के आ जाना कि द गैस इज इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी, बिकॉज गैस इज मोनो एटमिक, ये भी लिखना पड़ेगा वहां पे, एंड इट्स इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी, इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी। ये हमारा कंसिडरेशन है, मतलब शुरू में हमको लिखना चाहिए था, सिस्टम के बारे में हम हमेशा लिखते हैं ना थोड़ा सा कि सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम इज ए सिस्टम मतलब कंटेन्स मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, और वो एक वॉल्यूम वी में है, तो ये आप वहाँ पे बोल देना कि ये सिस्टम है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। अच्छा, अब फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, जी एस। अब स्पिन भी अपन ने माना नहीं है ना, तो लेट स्पिन इक्वल टू 0, लेट
स्पिन इक्वल टू 0 पार्टिकल, स्पिन एस इक्वल टू 0 पार्टिकल्स। ये है पूरा सिस्टम। थोड़ा सा आप लिख के आ जाना वहाँ पे, ठीक है, मतलब पहले लिख के आ जाना जो टॉपिक था ना वहीं पे ही, कि ये कंसिडरेशन हमारी। तो जी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s + 1 इक्वल टू 1, और ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए माना है, सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लिसिटी। अब चाहो ना तो इसको जी एस भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो क्या हो जाएगा, 1/h³ d³ q d³ p और d³ q। जब कंटेनर में है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, GS 1/h³, ये वॉल्यूम हो गया तो V/h³, और इंटीग्रेशन, एक्चुअल में डबल इंटीग्रेशन है, एक Q के लिए एक P के लिए, ठीक है। तो d³ P बचेगा, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, GS V/h³, इसको लिख सकते हैं 4πp² dp। भाई 3D का केस है, ये चीज़ करोगे आप, अच्छा। और अगर अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, चलो इसको कर देता हूँ मैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल लेता हूँ। तो GS V/h³ इंटीग्रेट कर दो इसको, 4πp³/3, ये हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आया। अब अगर आपको एक चीज़ हो रहा है, इसको है ना हम, एक चीज़ रुको, हम एनर्जी के फॉर्मेट में निकालेंगे, मोमेंटम के फॉर्मेट में नहीं निकालेंगे, ठीक है। जी ऑफ ई, ये ओमेगा ऑफ ई निकाल रहे हैं, ये हमारा मोमेंटम के फॉर्मेट में आ गया था, ठीक है। तो उसको एनर्जी के फॉर्मेट में निकालेंगे तो ई इक्वल टू क्या है आपका, p²/2m। तो इसको इंट्रोड्यूस करा दो। और अगर ऐसा है यानी कि p² इक्वल टू 2m ही है इससे, तो dp क्या हो जाएगा, 2p dp इक्वल टू 2m d, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, p dp। तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि dp रखना है ना मेरे को यहाँ पे, तो dp इक्वल टू हो जाएगा m/p de, और इसको क्या लिख सकता हूँ, m/√2me de, ठीक है। तो dp की जगह ये लिखूंगा, p² की जगह 2me लिख दूंगा। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा हूँ, देखो इसको यार एडजस्ट कर लेना, देखो इसका बुरा नहीं मानने का तुमको, ठीक है। ये भूल गया अपन, मोनो एटॉमिक गैस लेना है और कंटेनर में लेना है इसको, और स्पिन 0 लेना है, ठीक है। सिस्टम को थोड़ा और डिस्क्राइब करना था, वो बहुत सारी चीज़ें हो गई शुरू में तो ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, मतलब फ़र्क तो पड़ेगा बट मतलब लिख लेना तुम लोग। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कराओ GS इंटू V/h³। हालांकि GS इक्वल टू 1 लिखना चाहिए मेरे को, है ना, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, बस कर दूंगा, थोड़ी देर में लिख दूंगा। 4πp², अच्छा 4π को बाहर ले लो ना यार, तो 4πv, p² की जगह 2me और dp की जगह ये चीज़ पूरा m/√2me d, सही है। और अब देखो GS 4πv/h³ √2me हो जाएगा, m भी है यार, m भी है, md, सही है। अब और क्या हो जाएगा, ये GS 4πv/h³ √2m बाहर ले लूँ और m भी बाहर ले लूँ और e⁻½ d, ये चीज़ है। और अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इसको तो GS 4πv/h³ √2m m e⁻½ का क्या हो जाता है, e⁻³ डिवाइड बाई 3/2, तो यानी कि 2/3, ठीक है। और ये हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। बट आपको क्या चाहिए था, आपको तो डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट चाहिए जो कि इसका डेरिवेटिव होता है, तो ले लो। हेंस डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा,
डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगा जी ऑफ ई, दैट इज डी ओमेगा बाई डी, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है तो करो भाई, ये रहा आपके पास में, डिफ्रेंसिएशन करो। जी एस 4 पाई वी ओवर एच क्यूब अंडर रूट 2m m, और ये 2/3 कॉन्स्टेंट है, इधर ले लो इसको, e का पावर 3/2, e का पावर 3/2 3/2 और e का पावर 3/2 -1, इनकी हाफ वही आ जाएगा जो मैं यहाँ से भी कर सकता था डायरेक्ट कि यही इसी का ही डिफ्रेंसिएशन कर देता तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता, सही है कि नहीं है, जस्ट e का पावर हाफ बच जाता है यहाँ पे। तो सेम आया, वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ से कट जाएगा, ये चीज़ आ गई। तो ये आया जी ऑफ ई इक्वल टू जी एस 4 पाई वी, जी एस को अब 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एस इक्वल टू 0, 4 पाई एच क्यूब अंडर रूट 2m, और अगर फोटोन गैस होता ना तो जी एस इक्वल टू 2 लेना होता, ठीक है, एस इक्वल टू 1 होता है फोटोन के लिए, बट जी एस इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और m इक्वल, मैं लिख देता हूँ साइड में, जी एस इक्वल टू 2 फॉर फोटोन, एस इक्वल टू 1 होता है वैसे, ठीक है, ई का पावर हाफ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोन, इसलिए बहुत बार बात होती है। तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, इसको आप थोड़ा बॉक्स अप कर देना क्योंकि रिजल्ट है। अब इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊँ, यहाँ पर। सो अब वापस से आप लिख सकते हो कि एन ऑफ दिस क्या होगा, हटा दो इसको मैं। सो एन वापस से लिखना आपको, ठीक है, ये वापस से लाइन लिखनी है। सो एन ऑफ ई, नहीं सॉरी, एन ये होगा और एन होगा आपका एफ ऑफ ई 1 ओवर ई का पावर अल्फा प्लस बीटा ई -1, जी ऑफ ई ये रहा भाई 4 पाई वी ओवर एच क्यूब अंडर रूट 2m m ई का पावर हाफ डी ई, सही है। और अब लिमिट लगाओगे 0 टू ई, जो टोटल मतलब जो एनर्जी है वो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस टाइप से होगा। अब देखो क्योंकि 3D का केस है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी है पार्टिकल को 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकते हैं, इस वजह से लिमिट। और अब कुछ जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो 4 पाई वी एच क्यूब अंडर रूट 2m, ये m भी बाहर आ गया और ये चीज़ें बच गई 0 टू इन्फिनिटी और e का पावर हाफ यहाँ पे, और ये चीज़ e का पावर अल्फा प्लस बीटा ई -1 डी, ठीक है। और अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँ, लेट बीटा ई इक्वल टू एक्स ले लूँ मैं, ठीक है, मतलब इस इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है ई उससे एक्स में चेंज करना चाह रहा हूँ। बीटा क्या होता है 1/kt, इसका मतलब E/kt इक्वल टू एक्स, इसका मतलब E इक्वल टू ktx और D इक्वल टू kt dx। इसको इंट्रोड्यूस कराएं, देखो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई v ओवर एच क्यूब अंडर रूट 2m m और 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट तो वही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है ना, वही रहेगा क्योंकि E/kt इक्वल टू एक्स है, E पर जो लिमिट थी वही x पे रहेंगे। अच्छा, E का पावर हाफ, तो E इक्वल टू क्या है ktx, ये रहा ना यहाँ पे, तो ktx का पावर हाफ, नीचे है E का पावर अल्फा प्लस बीटा ई को तो आपने x मान ही रखा है -1, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, अभी है ना चलते रहो, ये मत पूछना कि कर क्या रहे हैं, बस चलना है अभी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, टोटल एनर्जी निकालनी है,
बस ऐसे ही है, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में पता लगेगा कि मजदूरी कितने काम की थी, ठीक। अभी चलो, ये हो गया आपका। इसमें केटी क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूँ केटी वगैरह को, तो केटी को बाहर ले लूँगा। अच्छा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं भाई, ठीक है, केटी को बाहर ले लो। dx नहीं लिख रहा, गड़बड़ हो रखी है। ये तो यही लिखा है, डी का भी तो लिखो, केटी dx, ठीक है। अब देखो n इक्वल टू 4πv ओवर एच क्यूब अंडर रूट 2m m 0 टू इन्फिनिटी। अब t को बाहर ले लो, देखो यहाँ पर kt का पावर हाफ है, यहाँ kt का पावर 1 है, तो kt का पावर 3/2 बाहर ले लो, kt का पावर 3/2 बाहर ले लो, और फिर अंदर क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी x का पावर हाफ e का पावर अल्फा प्लस x -1 dx। परफेक्ट। चलो अभी देखो n इक्वल टू v बाई एच क्यूब, थोड़ा क्रियाकलाप कर रहा हूँ देखना, यहाँ पर ये 4π है, ठीक है, और चलो इसको अभी एक बार रहने दो, 4πv, v तो ले लिया मैंने, 4π रखो अंडर रूट 2m m kt के पावर 3/2, ये रखा मैंने, ठीक है, एज इट इज। बस ये v बाई एच क्यूब क्या, ये ऐसे कैसे रखा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँ कि ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ तो किसी को दिक्कत है, मैं रूट π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और भाग दे दिया, किसी को दिक्कत है? रूट π/2 और 2/√π मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो एक्चुअल में ये डेरिवेशन है, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ इसका कुछ हमको आगे यूज करना है, तो अभी जैसे होता है वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। थोड़ी देर में रीजन भी क्लियर हो जाएगा क्यों मल्टीप्लाई किया है इसको। देखो अभी करने में कोई बुराई नहीं है, मैथमेटिक्स इज फाइन ना, ठीक है। और ये तो एज इट इज है, 0 टू इन्फिनिटी x का पावर हाफ e का पावर अल्फा प्लस x -1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करो इतनी सी चीज़ पे, n इक्वल टू v बाई एच क्यूब, इसको देखो आप क्या बनेगा, ये 2 है, इससे कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 2π हो जाएगा, ठीक है, 2π हो जाएगा, काट देता हूँ चलो मैं, 2 यहाँ पर है, रूट 2 यहाँ है, तो 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। m रूट में है यहाँ पे और एक m ये है, तो m का पावर भी 3/2 हो जाएगा। एक kt भी है, kt का पावर 3/2 है, ये एक पाई है, एक रूट पाई है। तो अब देखो मैं ये चीज़ करूँ तो कोई बुराई है? 2πm kt का पावर 3/2, देखो 2π, पहले 2 देखो, 2 और रूट 2 का पावर 3/2, पाई और रूट पाई, पाई का पावर 3/2, रूट m और m का पावर 3/2, kt का पावर 3/2। भाई कर सकता हूँ ऐसे। अब बच गया क्या इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं बचा, और ये सब तो हो गया, और बस ये बचा है कि 2 ओवर रूट पाई 0 टू इन्फिनिटी x का पावर हाफ e का पावर अल्फा प्लस x -1 dx, ठीक है। और अब देखो लैम्डा थर्मल, जो थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होता था आपका? थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता था? लिखवाया हुआ है भाई, फर्स्ट लेक्चर जो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स उनमें लिखवाया हुआ है। क्या होता है ये? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2πm kt होता है। तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, करा दो। n इक्वल टू, हालांकि नहीं करा रहा अभी, मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, बट करवाना चाहता तो करवा देता, ठीक है। अभी रीजन क्लियर हो गया होगा कि ये सब मल्टीप्लाई वगैरह क्यों किया, ठीक है। इस वजह से क्या कि ये फॉर्मेट बन जाए थोड़ा सा, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए, बाद में कर लूँगा हालांकि।
चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अभी मैं यहाँ तक तो लिख लिया ये चीज़। अच्छा इनटू इसको, ये जो यहाँ पर ये चीज़ है, गोला लगा देना चाहिए आप भी, इसको बोलते हैं F1 अल्फा, F1 अल्फा। ठीक है, कुछ बुक्स में इनको ऐसे करके भी लिखते हैं, ये कुछ ईटा होता है ना, ईटा ऐसे करके, और इनको जीटा फंक्शन बोलते हैं, जीटा फंक्शन। इसको F1 अल्फा बोला है, आप इतना ध्यान रखो कि इसको F1 अल्फा बोला है, इसका नाम जीटा फंक्शन है या कुछ भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये F1 अल्फा दिया मैंने इसको नाम। अच्छा तो F1 अल्फा है अगर ये, तो n इक्वल टू ये चीज़ हो गई, सही है। इसको कुछ इक्वेशन दे देता हूँ मैं 1। ठीक है, कुछ जगह इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ईटा अल्फा बोलते हैं जीटा फंक्शन। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो F1 अल्फा है क्या है, ये आपका 2/√पाई और 0 to इन्फिनिटी x का पावर हाफ e का पावर अल्फा प्लस x माइनस 1 dx, इसको बोला है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इफ a लेस देन 1 हो, a लेस देन 1 हो, देन F1 अल्फा पता है क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समेसन a का पावर r और r का पावर 3/2, और r रहेगा 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप F1 अल्फा को ऐसे लिख सकते हो इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक, ये आप डेरिवेशन की मतलब क्या बोलते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये कोई नहीं बोल सकता कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया कैसे आया, तो यहाँ पे बहुत पावर सीरीज वगैरह कुछ खोल खाल के बताएगा, समझाएगा, उससे आप दूर रहो तो बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ए कहाँ से आया यहाँ पर, ए इधर तो दिख ही नहीं रहा, एक्चुअल में ए की पावर अल्फा यही तो है, तो ए है यहाँ पर, इसको सोल्व करोगे और ए लेस देन 1 की कंडीशन हो तो ये चीज़ ये आती है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो F1 अल्फा है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ए के ऊपर होता है, और वो कितना होता है 2.612। ये सीरीज है, इसका जो समेशन होता है वो है 2.612, और कब होता है फॉर a इक्वल टू 1, क्योंकि F1 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो एक बार देखो, थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं। इस सीरीज को अपन अगर खोलना चाहे तो कैसे लिखेंगे F1 अल्फा को, r इक्वल टू 1 डालो, तो a 1 का पावर 3/2 तो 1 ही। ठीक है, तो a हो गया, प्लस r इक्वल टू 2 डालो, a स्क्वायर 2 का पावर 3/2 प्लस r इक्वल टू 3 डालो, 3 का पावर 3/2 प्लस 4 डालो, 4 का पावर 3/2 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सीरीज है। और जो a है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1, तो a का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो F1 अल्फा का भी मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब a मैक्सिमम है। सो F1 अल्फा विल बी मैक्सिमम एट a इक्वल टू 1, और कितना होगा भाई a इक्वल टू 1 डाल दो इसमें, 1 प्लस 1 का पावर 2 का पावर 3/2, ये भी 1, 3 का पावर 3/2 प्लस 4 का पावर 3/2। इस टाइप से एक सीरीज बनेगी, और इस सीरीज का वैल्यू होता है 2.612। तो F1 अल्फा मैक्सिमम ये होता है, आप ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, मैं उस टाइम ज़्यादा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था, और थोड़ा खोल के और बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं जो F1 अल्फा के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं वापस से इक्वेशन 1 पे आता हूँ, और एक चीज़ और करते हैं यहाँ पर F1 अल्फा पे, कि जो F1 अल्फा है, देखो
एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, फॉर ए लेस देन 1, अगर ए बहुत छोटा हो, ठीक है, ए बहुत छोटा हो तो इसको फोकस करो एक बार। F1 अल्फा क्या होगा? F1 अल्फा, सिंस F1 अल्फा इक्वल टू दिस है a प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 का पावर 3/2 प्लस ए क्यूब ओवर 3 का पावर 3/2 एंड सो ऑन। ये चीज़ है a प्लस ए स्क्वायर, ये तो फॉर ए लेस देन 1, मतलब एक से बहुत छोटा है, ए है वो एक से बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालोगे उसको, ठीक, तो उसका स्क्वायर होगा, छोटी चीज़ का स्क्वायर होगा, और छोटा होगा ना, जैसे 0.001 का स्क्वायर करूँ 0.00001 इस टाइप से आएगा ना, 3 पे है तो 6 पे लगेगा, एक और लगेगा, इस टाइप से बहुत छोटा होगा। तो उसका क्यूब होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो ये जो टर्म्स हैं वो तो नेग्लिजिबल ही है, बिल्कुल सही है। तो F1 अल्फा क्या हो जाएगा उस टाइम? ए। ये चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को ए निकालना हो तो देखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 n इक्वल टू वी ओवर एच क्यूब 2 पाई m kt का पावर 3/2 एंड इंटू ए की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। a इक्वल टू F1 अल्फा है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसको आप कर लो बॉक्स, कि ये फ्यूचर में काम आएगा, ठीक। या फिर मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा और, चलो फ्यूचर में यूज लेंगे इसको। ये इक्वेशन 2 है, आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। और एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, 3 बार लेक्चर देखोगे जब जाके समझ में आएगा कि हुआ क्या है, ठीक है। तो आराम से तसल्ली से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं, कभी ए लेस देन 1, ए ग्रेटर देन 1, कभी कुछ, बट मैं बोल रहा हूँ सीरियसली, मैंने सब जगह एकदम सही काम किया है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप एक बार 2 बार अच्छे से देख लेना, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। F1 अल्फा इक्वल टू ए होगा, बिल्कुल सही है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ई पर, टोटल एनर्जी पर। ये तो था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना परेशान करके आया है, ठीक है। और अब बात करते हैं टोटल एनर्जी पर। ई कैसे लिखते हैं भाई? ई डी एन क्या होता है? एन ऑफ डी। ये क्यों लिखा? पहले बात तो ये क्यों लिखा? क्योंकि डिस्क्रीट केस में क्या होता है? डिस्क्रीट में क्या होता है? ई इक्वल टू समेसन एन आई ई आई, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन ई डी एन। डी एन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज ई टू ई प्लस डी, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊँ तो ये हो जाएगा ई एन ऑफ ई डी, ठीक है। और अब ये है कि एन ऑफ ई को आप वापस से लिख सकते हो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, एफ ऑफ ई इक्वल टू होता है एन ऑफ ई जी ऑफ ई, ठीक है। और वहाँ से आप एन ऑफ ई को लिख सकते हो एफ ऑफ ई जी, उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई और एफ ऑफ ई डी जी डी, ये क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। एफ ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एफ ऑफ ई तो क्या है यहाँ पर? बोसाइंस्टीन गैस है तो 1/e⁴ प्लस बीटा ई,
-1। और जी ऑफ ई क्या है, जी ऑफ ई आपने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आई होप आपको याद होना चाहिए, वो था v/h3, या फिर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे था 1/h, GS था, GS इक्वल टू 1 हो गया था, और 1/h3 और v हो गया था। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ बट आपने करवा दिया मैंने पहले ही। और ये था 4πp² dp, क्योंकि dq को ऐसे लिखोगे, और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें और उसमें कन्वर्ट कर लें तो देखो p² इक्वल टू 2m ही है, और dp इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p dp इक्वल टू 2m ed, और नो ये कट जाएगा, तो dp इक्वल टू है m/p d। इसको इंट्रोड्यूस करा दो वहाँ पे, और इस इक्वेशन को है ना याद रखना है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं बॉक्स अप कर रहा हूँ, ऊपर बॉक्स कर देते हैं कॉर्नर में, ठीक है, मेरे को याद रखना है इसको। n/v/h3 2πm kt इंटू ए, और एक्चुअल में यहाँ पर F1 अल्फा था, ठीक है, F1 अल्फा लिख देता हूँ मैं, और F1 अल्फा ए हो गया था, a <1 कंडीशन में, ठीक है, ये कुछ मेरे को याद है डेटा। हाँ तो देखो यहाँ से इसमें लिखो जी ऑफ ई क्या हो जाएगा फिर, ओ हो ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। ये हो जाएगा GS तो 1 ले लिया मैंने, v/h3, GS को 1 ले लिया, v/h3 4π को बाहर ले लिया, और p² की जगह 2m ही कर दिया, और dp की जगह m/p √2m और d, ठीक है भाई, यहाँ से √2m हो गया ये, बाकी ये याद हो जाना चाहिए था यार ये, पर मैं ना कोई गलती नहीं चाह रहा कि कोई गलती हो हमसे, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और यहाँ पर v/h3, इसको 4πv लिख देते हैं, 4πv/h3 √2m, m बाहर आ गया, e⁻½ d, ये चीज़ है, ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट क्या आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, तो 4πv/h3 √2m m और e⁻², ठीक है, इसको अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दें और फिर देखते क्या होगा। देखो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e f(e) 1/e⁻α प्लस बीटा e -1 g ऑफ e 4πv/h3 √2m m e⁻½ de, सही है, ये हो गया। अब देखो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो और बाकी बाद में बात करते हैं फिर। देखो E इक्वल टू 4πv/h3 और √2m m, और बस यही है। और मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, √π/2 एंड 2/√π से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन e और e⁻3/2 और नीचे e⁻α प्लस बीटा e -1 dx d, ठीक है, और लेट e इक्वल टू बीटा इक्वल टू x, जैसे वहाँ पे क्या था, बीटा इक्वल टू 1/kt, तो e इक्वल टू ktx, तो d इक्वल टू kt dx, इसको इंट्रोड्यूस कराओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, e इक्वल टू 4πv/h3
√2m m, और इनका हिसाब किताब कर लेते ना यार, √π/2, इनका हिसाब किताब कर लो यार। चलो अभी कर देंगे अगली बार में। इनटू ई की जगह KT रखोगे, KTX, ठीक है, ई की जगह KTX रखोगे तो KT, चलो लिख देता हूँ यार मैं एक बार और, 2/√π KTX का पावर 3/2 ई का पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1 dx, डी की जगह लिखोगे KT dx, ठीक है। देखो हाँ, लिमिट है वो 0 to ∞ हो जाएगी, ये तो कभी भी लिख देते आप, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख देना यार, तुम बड़ा मानोगे फिर बाद में। आगे क्या हो जाना है, ये KT को बाहर ले लूँ, 4πVh³ √2m m √π/2 और KT का पावर 3/2 और KT का पावर यहाँ पर भी है तो KT का पावर 5/2, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं, KT का पावर 3/2 इंटू KT लिख लेता हूँ, ठीक है, 3/2 और KT, और KT लिख लिया, बाकी सही है। बाकी है 2/√π, ठीक है, ये वाली चीज़ 0 to ∞, x का पावर 3/2 और नीचे है e का पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1, फिर है यहाँ पे dx, ये चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं एक चीज़ कर लूँ यहाँ पर कि 3/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, 3/2 2/3 ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो V/h³ और इस 2 से मैं ये काट रहा हूँ 2, और 2 का पावर देखो अब, और एक बार और उस 3/2 KT को मैं बाहर ले रहा हूँ, 3/2 KT, ये 3/2 KT को मैं बाहर ले लिया, ठीक है, और इस 2/3 को मैंने इसके साथ कर दिया, तो ये हो गया मेरा 4/3√π 0 to ∞, x का पावर 3/2 e का पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1 dx। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इस चीज़ को मैंने पहले बाहर ले लिया, और अब जो बच गया उस पर बात करते हैं। देखो V/h³ पाई और √π, 3/2 रहेगा, पाई का पावर 2 का देखो 2 और √2, 2 का पावर 3/2 है, पाई का पावर भी 3/2 है क्योंकि पाई यहाँ पर √π है, तो 2π, m का पावर भी 3/2 है क्योंकि √m यहाँ पर, m यहाँ पर, और KT का पावर 3/2 है। लिख सकता हूँ ये चीज़, बाकी सब कुछ कवर हो गया ना। तो ये है, आप ऐसे लिखोगे E को, टोटल एनर्जी को, ठीक है। अब चीज़ देखो, जो आपका n का एक्सप्रेशन था, उसे एक मिनट और रुक जाओ, इस चीज़ को है ना, इसको बोलते हैं F2 अल्फा, सेकेंड ऑर्डर जीटा फंक्शन, ठीक है, F2 अल्फा, तो ये हो गया 3/2 KT V/h³ 2πm KT का पावर 3/2 इंटू F2 अल्फा, ठीक है, जीटा फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर। जीटा फंक्शन, अब है ना, इसको सिर्फ जीटा फंक्शन लिख लो, वो अपने आप पता लग जाएगा कौन से ऑर्डर का है, कौन सा क्या है। जीटा फंक्शन बोलते हैं, बस इतना सा थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। F2 अल्फा इसका नाम है। F2 अल्फा क्या है, डिफाइन किया आपने, ये चीज कि जो 4/3√π 0 to ∞, x का पावर 3/2 और e का पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस 1, इस चीज़ को आपने F2 अल्फा डिफाइन किया है, ठीक है। और F2 अल्फा क्या होता है फर्दर, फॉर a < 1 F2 अल्फा ये चीज़ होता है। जैसे समेशन में हमने F1 अल्फा को डिफाइन किया था, सेम वे में यहाँ पे r = 1 to ∞ a का पावर r और r का पावर 5/2, ये चीज़ होता है, ठीक है। और बस ये आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और एक चीज़ और कर सकते हो आप, n का एक्सप्रेशन आपको याद हो, n का एक्सप्रेशन क्या था, n का एक्सप्रेशन था V/h³ 2πm KT का पावर 3/2 F1 अल्फा,
अगर आपको याद है तो, या फिर ऊपर लिखा हुआ है ना वो रहा, ठीक है। तो अगर E बाई एन करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। आप देखो E बाई एन करो, E ये रहा, और E बाई एन करोगे तो ये वाली चीज देखो उसमें भी है, कट जाएगी 3/2 kT, और F2 अल्फा डिवाइड बाई F1 अल्फा आएगा, ठीक है। और ये चीज होगी 1। अगर मैं A लेस देन 1 की बात करूँ तो, ठीक है, तो A अगर बहुत कम है तो उस टाइम ये चीज होगी फॉर A लेस देन 1। इसको मैं कर सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि F1 अल्फा को F2 अल्फा को इंट्रोड्यूस कराओ, यहाँ पे F1 अल्फा की सीरीज को इंट्रोड्यूस कराओ और इसको ऊपर लेके आओ, प्रोडक्ट करो इससे, तो उस टाइम आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। बट अभी ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ये चीज़ काम की नहीं है अपने इतने, ठीक है। जो अपने काम का वो मैं अभी एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ से, ये डेरिवेशन किया हमने, बट इसमें हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो टेंस नहीं होना डेरिवेशन में, जो भी मैथमेटिक्स है वो समझ लो जस्ट, ठीक है, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो A लेस देन 1 के लिए ये चीज़ 1 होगा, F2 अल्फा ओवर F1 अल्फा 1 है, तो A1 बाई E बाई एन क्या हो जाएगा, E बाई एन हो जाएगा 3/2 kT। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं E की बात करूँ तो N इंटू 3/2 kT। और अगर आपको ध्यान हो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक क्लासिकल आइडियल गैस के लिए, एंड दिस इज वेल नोन रिजल्ट फॉर ए क्लासिकल गैस। इंटरनल एनर्जी बिल्कुल होता है N इंटू 3/2 kT, एक वॉल्यूम में होगा तो जैसे होता है ना इक्वल टू N इंटू F/2 kT, वॉल्यूम में है तो F इक्वल टू 3 था, मोनोएटॉमिक था, तो ये चीज़ होगी पूरा सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है। और अब एक बात बताओ ये क्यों आया, आप थोड़ा सा समझोगे इस चीज़ को कि ये रिजल्ट क्यों आया आप पे। देखो क्लासिकल आइडियल गैस क्यों आया, ये रिजल्ट क्लासिकल आइडियल गैस के लिए कैसे आ गया। देखो ये चीज़ क्या थी, A लेस देन 1 क्यों ऑब्टेन किया उसके लिए लिख रहा हूँ, A लेस देन 1 और A लेस देन 1 मैंने बताया था बहुत पहले कि A लेस देन 1 के केस में जो आपका जो गैस है उसको क्लासिकली ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए क्लासिकल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। दिस इज ऑब्टेन्ड बिकॉज दिस रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बिकॉज फॉर A लेस देन 1 gas can be treated classically by classical statics, क्लासिकल स्टैटिक्स और एमबी स्टैटिक्स, ठीक है। इसी वजह से ये रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है, जो क्लासिकल गैस के लिए आना चाहिए था वो इस वजह से आ रहा है, ठीक है। अभी इस डेरिवेशन में आपको ज़्यादा भड़क नहीं लेनी, सिर्फ मैथमेटिक्स समझनी है और जस्ट जो ये समझना था वो ये वाला टर्म समझना था कि N इक्वल टू ये चीज़ होता है, ठीक है। E को मैं ऐसे ही कर दिया बस, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा लग जाए कि हाँ भाई ऐसे भी होती है चीज़ें, ठीक। चलो फिर भी मैथमेटिक्स आपको करना है, जैसे आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप कर दोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक जिसके लिए हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, ये हमारा बैकग्राउंड था। टॉपिक है, इसको हटा दिया मैंने पूरा, टॉपिक है हमारा डीजनरेसी एंड डीजनरेसी पैरामीटर। देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे डीजनरेसी क्या होती है और फिर डीजनरेसी पैरामीटर क्या है। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीजनरेसी तुम बताओ, इतने सोचो मैं बताता हूं फिर क्या होता है डीजनरेसी।
बताओ बताओ कि एक आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, नहीं सॉरी, एक एनर्जी आइगन वैल्यू बहुत सारे आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है तो उसको बोलते हैं डिजनरेसी है यहाँ पे, है ना। दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर डिजनरेसी का मतलब क्या है? हियर डिजनरेसी is not like quantum mechanics, is not like in quantum mechanics। जो क्वांटम मैकेनिक्स में होती है ना आपके, वो नहीं है यहाँ पर, कुछ और मतलब होता है इसका, ठीक है। क्या क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है ये चीज़ कि बहुत सारे अगर एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है तो बोलते हैं कि ट्रिपल डिजनरेसी। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है यहाँ पर, दिस इज नॉट हेयर cut। then what it means here? Here degeneracy means deviation from classical behavior, deviation from classical behavior, classical behavior। कोई गैस मतलब पहले क्लासिकल है और फिर वो उससे डेविएट हुए, क्वांटम की तरफ बढ़े, तो वो है डिजनरेसी, ठीक है। डिजनरेसी मीन्स व्हाट कि डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर। अब कोई जैसे क्या बोलते हैं स्ट्रांगली डिजनरेट है, स्ट्रांगली डिजनरेट का मतलब होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स लगेगी वहां पर। वीकली डिजनरेट है मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जस्ट लगना स्टार्ट हुई है, और नॉन डिजनरेट है इसका मतलब है वो आइडियल गैस, क्लासिकल गैस है, सॉरी, ठीक है, क्लासिकल ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं कि जो डिजनरेसी पैरामीटर है वो क्या है। एंड अभी यहाँ पर डिजनरेसी मतलब समझ में आ गया आपको? डिजनरेसी मीन्स डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर, ठीक है। एंड हैशटैग के साथ में एंड डिजनरेसी पैरामीटर इज ए, या फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करूं, एंड ए इज नोन एज द डिजनरेसी पैरामीटर। क्योंकि यार ए को तुमने बहुत तंग किया है पहले और इसको कुछ बताया है नहीं कि ये क्या है। एंड सम्मान पूर्वक एक बात लिखी जानी चाहिए इसके साथ, सही ना। एंड ए इज नोन एज डिजनरेसी पैरामीटर। ये है जो इस चीज को डील करेगा, देखना कैसे करेगा। ए क्या डिफाइन किया है आपने? ई का पावर माइनस अल्फा, ये वाला, ठीक है। और भी कुछ आपने डिफाइन कर रखा है, यहां से देखो, इसमें अगर आपने याद हो, ए को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, अब ए पे मामला होने वाला ना, इसलिए सिंस एन इक्वल टू क्या था आपका v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2, यही था ना, इंटू F1 अल्फा, और F1 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया था? ए। F1 अल्फा इक्वल टू ए हो गया था, ठीक है। ये रहा यहाँ पर, तो इसको लिख दूं मैं, अब हटा दूं चीज को। एंड F1 अल्फा इक्वल टू ए, तो सो n इक्वल टू v बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी का पावर 3/2 इंटू ए। यहां से मैं अगर ए को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहां रखूं और इनको इधर ले दूं, n बाई वी 2 पाई एम के टी ऊपर है ना, तो नीचे आ जाएगा, और ये एच क्यूब ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एम के टी का पावर 3/2, ठीक है। एक ऐसे लिखा जाएगा भाई, ए रोक लिया यहाँ पे, और n यहाँ पर था ही, v नीचे आ जाएगा, एच क्यूब ऊपर जाएगा, 2 पाई एम के टी नीचे आ जाएगा, ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, एंड सिंस लैम्डा थर्मल क्या होता है? h/2 पाई एम के टी का पावर रूट हाफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, लैम्डा क्यूब ही तो है, लैम्डा थर्मल का क्यूब, सो ए इक्वल टू n बाई वी
एन बाई वी लैम्डा थर्मल का क्यूब, माहौल बन रहा अब, ठीक है। एन बाई वी क्या है, रो इक्वल टू एन बाई वी, नंबर डेंसिटी। रो डिफाइन किया मैंने इसको, क्योंकि स्मॉल एन से जनरली अपन डिफाइन करते हैं, बट यहां पर हमने स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल ले रखा है, तो रो एक नया सिंबल ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। रो है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई वॉल्यूम, एन बाई वी, ठीक है, रो। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो लैम्डा थर्मल का क्यूब। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। अब करते हैं बात आगे, आ जाओ अब। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीजेनरेसी का मतलब है डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर, और जो डीजेनरेसी पैरामीटर है वो है ए को डीजेनरेसी पैरामीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही इस चीज को डील करता है, पूरा यही एक्सप्लेन करता है। और अभी देखना ये कैसे। और अब पिछला जो टॉपिक है वो क्यों पढ़ा हमने, पिछला टॉपिक सिर्फ इस चीज के लिए पढ़ा कि n इक्वल टू ये होता है, यानी कि a को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक जो छोटी सी चीज है इसके लिए पढ़ा। अब देखो इसको मैं अभी डायरेक्टली लिख पाया हूं कि भाई ये चीज होती है, आपको कुछ मेरे को अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, मैंने बोल दिया, जस्ट पीछे से उठा के लाया हूं मैं। अगर मैं वो नहीं करता ना तो मेरे को ये दिक्कत आती कि मैं इसको ये कैसे लिखूं, या तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि आपको रटवा दो इसको पूरा, ठीक है ना। तो वो डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ ये वजह है मैन, ठीक है। और थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का मतलब पता चल गया, एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकालते हैं, टोटल ई कैसे लिखते हैं, वो सब थोड़ी चीज़ें पता लग गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, केस 1, ए लेस देन 1। इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो आपका गैस है वो क्लासिकल बिहेवियर करती, क्लासिकल होता है, ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। बोलो, ए लेस देन 1 में गैस का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, क्लासिकल बिहेवियर। या फिर मैं बोलूं कि हाँ, गैस बिहेवियर इज क्लासिकल इन नेचर, ठीक है। इन दिस केस gas behaves classically, means classical mechanics should be used for treatment, ठीक है, means classical mechanics should be used for treatment। तो जो ट्रीटमेंट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू होगा। इस चीज में, इस चीज को आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बार और रियलाइज कर लो इस चीज को, देखना कैसे। ए लेस देन 1 क्लासिकल बिहेवियर, ये चीज आपको समझ में आ चुकी, क्लासिकल बिहेवियर। और इस टाइम गैस को है ना नॉन डिजनरेट बोलेंगे, ठीक है, नॉन डिजनरेट या हाँ नॉन डिजनरेट गैस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल बिहेवियर है। डिजनरेसी कब आती है, जब डेविएशन होगा क्लासिकल बिहेवियर से, तब आएगा डिजनरेसी का नाम, ठीक है ना। अभी नॉन डिजनरेट गैस है एक टाइप से ये, ठीक है, और क्लासिकल बिहेवियर होगा। और ए इक्वल टू क्या है भाई, रो लैम्डा थर्मल का क्यूब है, बिल्कुल है। तो क्लासिकल बिहेवियर होगा, इसका मतलब ये चीज होना चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में ही तो क्लासिकल बिहेवियर होगा। ए लेस देन 1 मतलब इस चीज लेस देन 1, ठीक है। और लैम्डा थर्मल का क्यूब लेस देन क्या होना चाहिए, 1/रो, और कर देते चलो, लैम्डा थर्मल क्या होना चाहिए, लेस देन 1/रो का पावर 1/3, ठीक है। रो इक्वल टू क्या होता है, n/v नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई वॉल्यूम। और इस टाइम अगर मैं n यहाँ पर रखूँ, मतलब रो का वैल्यू रखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा थर्मल शुड बी लेस देन रो n/v का पावर 1/3, ठीक है। ये चीज क्या होती है, v/n
का पावर 1/3 को क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये अब चीज आपको पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा आपको कि इस पर्टिकुलर थिंग को हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो कंडीशन है राइट नाउ वो क्या है? अभी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो लैम्डा थर्मल है दैट शुड बी लेस देन डी इंटर पार्टिकल। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, गैस में बहुत सारे पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल्स के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, वो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? वो यही चीज होती है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है उसका। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ गैस गैस, ये होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो एक एवरेज डिस्टेंस होगी ये कुछ इस टाइप से, डी इंटर लिख देता हूं मैं इस पे ना, डी इंटर, ये चीज है एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, और लैम्डा थर्मल, ये थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ये चीज अगर ये छोटी है, बहुत कम है, बहुत कम होगी तो ये इस टाइप से होगी, और मैं थोड़ा और बिल्कुल इसको ऐसे करता हूं, इस टाइप का है ना ये वेव। तो ये जो अगर जितना ये छोटा होगा लैम्डा थर्मल, पता उससे क्या होगा, जितना ये ज्यादा डिस्टेंस है, डी इंटर पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस है, जितना ये ज्यादा होगा तो ये जो वेव है ना ये इसको रिजोल्व नहीं कर पाएगी। मतलब रिजोल्व करने के लिए क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जिसका वेवलेंथ है ये दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से रिजोल्व नहीं कर पाएगी, और रिजोल्व नहीं कर पाएगी ना, तो जब तक ये चीज मतलब इसके ऑर्डर का नहीं होता, डी इंटर पार्टिकल और इसका जो वेवलेंथ है सेम ऑर्डर का नहीं होता, तब तक ये क्लासिकल मैकेनिक्स रहेगी। जब सेम ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर वेवलेंथ का और इसका डिस्टेंस का, तब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होती है वहां पे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स केस। मतलब ऐसे भी तुम रियलाइज कर सकते हो क्योंकि इसको ये रिजोल्व नहीं कर पाएगा, और दैट्स व्हाई दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि सीधा ही पार हो जाएगा। ये रिजोल्व का मतलब होता है थोड़ा इसका इंटरेक्शन हो, ये जो लाइट आ रही है इसका इंटरेक्शन हो इसके साथ में, जो इंटर पार्टिकल दोनों पार्टिकल है उनको इंटरफेयर करे, ये उनको कुछ मतलब उनकी जो डिस्टेंस है मतलब जो उनका जो इंटरेक्शन है ना वो इसके साथ में हो। बट अभी ऐसा होगा नहीं, ये पूरा ऐसे कैसे चली जाएगी, रिजोल्व नहीं करेगी, सिंस लैम्डा थर्मल इज लेस देन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, so it won't resolve the particles and its classical case क्लासिकल केस, ये क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होगा अगर ये रिजोल्व नहीं कर पाती, सीधी निकल गई ना। ये होता है भैया ना, वेवलेंथ उसी ऑर्डर का होना चाहिए, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जहां पर उसी ऑर्डर का होना चाहिए, तभी क्वांटम मैकेनिक्स लगता है। अभी ऐसा है नहीं, तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होगा। ये चीज दूसरा वे था। अब यहां से ही समझना चाहिए कि अगर ऐसा है कि जो लैम्डा थर्मल है दैट इज लेस देन इंटर पार्टिकल, तो ये क्लासिकल बिहेवियर होगा। यहीं पर आप लिखना चाहिए कि ये क्लासिकल बिहेवियर होगा, क्योंकि ऊपर से चीज आ रही है। क्लासिकल बिहेवियर तो पहले ही आपने बोला ना कि ए लेस देन 1 क्लासिकल बिहेवियर होगा। अब ए ये होता है, हम तो इसके क्लासिकल बिहेवियर की दूसरी कंडीशन नहीं देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी क्लासिकल बिहेवियर होगा। ठीक है भाई, परफेक्ट। तो अब लिख के भी चलना है इसको थोड़ा सा, मतलब मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं मेरे लिए कि लैम्डा थर्मल अगर लेस देन डी इंटर होता है तो क्लासिकल बिहेवियर होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स लगेगी।
ठीक है, क्वांटम कब लगेगी मैं उसको भी वहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो a लेस देन 1 क्लासिकल आइडियल क्लासिकल बिहेवियर होगा। ये इसको है ना आप और भी तरीके से समझ सकते हो कि कैसे क्लासिकल बिहेवियर होगा। देखो इसकी जरूरत नहीं थी इतना, इसको दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वेवलेंथ जितना कम होगा ना तो उतना इसको रिजोल्व नहीं कर पाएगा पार्टिकल को, और फिर क्लासिकल मैकेनिक्स लगेगा। वेवलेंथ कम हुई तो यह वेवलेंथ सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तब जाके क्वांटम का केस आता है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, चाहो तो लिख लेना, चाहो तो ना भी लिखना। हालांकि ऑलरेडी क्लियर है कि जैसे आपका ना ये केस है, और जो एफ ऑफ ई होता है ये क्या था, ई का पावर अल्फा प्लस बीटा ई -1, ठीक है। यहाँ पर बोस आइंस्टीन गैस की बात हो रही है, तो अगर ए इक्वल टू ई के पावर माइनस अल्फा आपने डिफाइन कर रखा है तो 1 ओवर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा ई -1 ओवर ए, ई के पावर माइनस अल्फा नीचे ले गए, इसको ए लिख दिया। और ए अगर लेस देन 1 है, ए लेस देन 1 है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है पूरा, ठीक है। तो ई का पावर बीटा ई बाई ए ग्रेटर देन 1 है इस कंडीशन में। और अगर ऐसा है तो 1 जो एफ ऑफ ई है उसको ये लिख लोगे आप, 1 कैन बी ignored, 1 can be ignored, and this is what 1 over e का पावर अल्फा प्लस बीटा ई, and this is what क्लासिकल स्टैटिक्स। तो ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में क्लासिकल स्टैटिक्स लगेगी, यानी कि क्लासिकल बिहेवियर होगा गैस का इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप ऐसे समझ सकते हो इसको, फाइन। और आपको ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा क्योंकि a इक्वल टू ये होता है लैम्डा थर्मल क्यूब, तो ये चीज़ भी आएगी यहाँ पर। इस मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये दोनों इक्विवेलेंट है, फाइन है। चलो ये थोड़ा विजुअलाइजेशन था, अगर आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको एक कंडीशन जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, सीधा सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखो कि ये चीज़, और दूसरा इसके साथ में कि ए ये होता है आपका लैम्डा रो लैम्डा थर्मल क्यूब, बस यहाँ से निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा आप पे। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस किसको डिफाइन किया, v बाई एन का पावर 1/3 को। चलो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 देखो, केस 2 है अगर a, देखो पहली बात तो ये समझो कि a क्या है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो a अगर नियरली इक्वल टू 1 हो तो क्या सीन होगा, a नियरली इक्वल टू 1 होगा तो ये होगा आपका वीकली डिजनरेट गैस, इसका नाम होगा वीकली डिजनरेट गैस। अभी ए का जो वैल्यू है वो काफी कम था तो क्लासिकल बिहेवियर, वीकली डिजनरेट गैस है, ए लगभग 1 पर, ठीक है, अराउंड 1 है तो वीकली डिजनरेट गैस। इस टाइम क्या होता है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, मैंने बताया था ना भाई, जो डिजनरेसी है यानी कि डेविएशन फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर है वो डिजनरेसी पैरामीटर ए से डील होता है, और ए की इस वैल्यू के लिए क्लासिकल बिहेवियर है, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वीकली डिजनरेट गैस होता है। और बिहेवियर कैसा होता है अभी बोलता हूं, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन जस्ट अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर मैं बोलूं एक बार लिख देता हूं, वी कैन जस्ट अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स टू स्टडी सिस्टम। जस्ट अप्लाई कर सकते हो, सिस्टम अभी जस्ट एलिजिबल हुआ है कि उस पर क्वांटम लग जाए, ठीक है, जस्ट एलिजिबल हुआ है, सिस्टम इज जस्ट एलिजिबल टू अप्लाई क्वांटम ऑन इट, क्वांटम मैकेनिक्स ऑन इट, ठीक है।
क्वांटम मैकेनिक्स से स्टडी किया जा सकता है, बट अभी जस्ट एलिजिबल हुआ है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी, यू शुड हैव टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, ये वाली बात नहीं है। यू कैन अप्लाई, वर्डिंग पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वी कैन अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स बट वी हैव टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, ना 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 ना, वो चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली ध्यान दे, वी कैन अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, हम लगा सकते हैं। एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी, यू हैव टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों बातों में डिफरेंस है। तो यहां पर पहली वाली बात है कि हम लगा सकते हैं, ठीक है, हम क्वांटम मैकेनिक्स लगा सकते हैं। वी आर द सिस्टम इज जस्ट एलिजिबल टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स ऑन इट, ठीक है। ये हैशटैग है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। इन दिस पार्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि वीकली डिजनरेट है, जस्ट जो है ना क्लासिकल बिहेवियर उससे डेविएट हुआ है सिस्टम, just system has been deviated from classical behavior, just deviate हुआ है, ठीक है। and that's why you can apply quantum mechanics, and that's why just deviate हुआ है ना भाई, and that's why we can just apply quantum mechanics, we या फिर बोले that's why system is just eligible, अभी just eligible हुआ है, eligible to apply quantum mechanics, to apply quantum mechanics on it, ठीक है। ये बहुत वीकली डिजनरेट गैस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चीज़ों को। और अगर मैं इस टाइप की कंडीशन में देखूं तो क्या हो जाएगा, सिंस ए इज नियरली इक्वल टू 1, सो रो लैम्डा थर्मल क्यूब क्या हो जाएगा भाई ए इक्वल टू ये होता है, तो ये चीज़ इक्वल टू रो लैम्डा थर्मल क्यूब अराउंड 1 है। इसका मतलब लैम्डा थर्मल क्यूब 1/रो है, और लैम्डा थर्मल क्या हो जाएगा 1/रो का पावर 1/3, रो इक्वल टू क्या होता है n/v पार्टिकल डेंसिटी। तो इसका मतलब लैम्डा थर्मल लगभग बराबर है पार्टिकल डेंसिटी, तो रो यानी कि n/v का पावर 1/3। ये क्या चीज़ होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, तो लैम्डा थर्मल जस्ट बराबर है नियरली इक्वल है डी इंटर, यह था इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब लैम्डा थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ जस्ट नियरली बराबर है, अब देखो जैसे दो पार्टिकल हैं, इनका जो डिस्टेंस है उतना ही अगर इसका ये हो वेवलेंथ हो, नियरली बराबर हो इसका वेवलेंथ लैम्डा थर्मल, ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर हो इस डिफरेंस के, तो इंटरफेयर करेगी नहीं करेगी इसके साथ में, तो रिजोल्व कर सकते उस टाइम, इसके साथ इंटरफेयर करेगी और यू कैन जस्ट अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, एंड इन दिस केस you can just apply quantum mechanics, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज को। वीकली डिजनरेट गैस, यू कैन जस्ट अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, द सिस्टम इज जस्ट एलिजिबल टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स ऑन इट, ठीक है। ये नहीं है कि यू हैव टू अप्लाई, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज केस थर्ड है, चलो इनको रहने देता हूं मैं केस 2 को यहाँ पे, ताकि आप बाद में वो कर पाओ। ए नियरली इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब अगर ए ग्रेटर देन 1 हो, ए ग्रेटर देन 1 हो, तब क्या होगा देखो, ए ग्रेटर देन 1 हो, देन
it's strongly degenerate gas, then it's strongly degenerate gas या फिर degenerate gas, ठीक है, strongly degenerate gas. Or in this particular situation you have to apply quantum mechanics, and in this particular situation you have to apply, करना पड़ेगा, you have to apply quantum mechanics to study system. अब क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है, और स्ट्रांगली डिजेनरेट है. अब कुछ लोग सोचेंगे ए ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता. भाई हो सकता है, ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है. कैसे? देखो वो जो कंडीशन थी ना कि ए बिटवीन 0 to 1 है, वो था आपका क्या बोलते हैं ई आई इक्वल टू 0 के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है. ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है आपका अदर एनर्जी लेवल्स के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि वो सब जो था वो कंडीशन उसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी को 0 ले रखा था आपने, और ये चीज़ हो सकती है, ठीक है. देन इट्स स्ट्रांगली डिजेनरेट गैस, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स टू स्टडी सिस्टम. चलो, और अगर मैं वैसे बात करूँ तो देखो ए इक्वल टू क्या है, रो लैम्डा थर्मल का क्यूब, ठीक है, और यहाँ से अगर ये ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रांगली डिजेनरेट, ग्रेटर देन 1 आएगा यार. एक बार होगा, मेरे को एक बार इसको देखने दो, है ना. ग्रेटर देन 1 है यार, ठीक है. और आप पूरा, हाँ यहाँ पर भी ऐसे कर दिया था मैंने, ठीक है, ये है. अब इसको अगर इस कंडीशन में लिखें तो रो लैम्डा थर्मल क्यूब इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा थर्मल क्यूब ग्रेटर देन 1 बाई रो. इसका मतलब लैम्डा थर्मल ग्रेटर देन 1 बाई रो का पावर 1/3. और इसका मतलब लैम्डा थर्मल, क्या वहाँ लिखता हूँ मैं, लैम्डा थर्मल यहीं पे कर देते हैं यार, लैम्डा थर्मल ग्रेटर देन 1 बाई रो को क्या लिखेंगे, एन बाई वी का पावर 1/3. ये क्या है, डी इंटर पार्टिकल. अब की बार अच्छे से रिजोल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है उससे बहुत बड़ा है ये, तो अच्छे से इनको लेके इंटरफेयर कर पाएगा इनके साथ में, बिल्कुल सही है, दोनों पार्टिकल के साथ में. तो उस टाइम ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स शुड बी अप्लाई, ठीक है. और एक बात और भी बोल सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन स्ट्रांगली डिजेनरेट, देखो वर्डिंग क्यों यूज हुई है, क्योंकि वो क्लासिकल बिहेवियर से, सिस्टम का जो क्लासिकल बिहेवियर था उससे बिल्कुल डेविएटेड है. इन दिस सिचुएशन सिस्टम इज स्ट्रांगली डेविएटेड फ्रॉम क्लासिकल बिहेवियर, strongly deviated from classical behavior, and that's why we are calling it strongly degenerate gas. तो degeneracy deviation को शो करती है कि नहीं करती, and that's why we are calling it strongly degenerate gas.
ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स, लिखा होगा ना, यू हैव टू अप्लाई, आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये लेक्चर था। अच्छा एक चीज़ और मैं एक बार बता दूं, शायद कुछ लोगों को अभी दिक्कत आएगी कि ये तो नहीं होना चाहिए, आप तो गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, ग्राउंड जो लो एनर्जी वैल्यूज थी उनके लिए था वो पर्टिकुलर कंडीशन कि ए बिटवीन 0 to 1 होना चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पर मैंने EI को 0 लिया था, अगर वो ऐसा नहीं होगा, लो एनर्जी वैल्यूज नहीं है, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा एक चीज़ और ये भी देख लें, देखो A इक्वल टू क्या था, A इक्वल टू था आपका रो लैम्डा क्यूब है ना, ये चीज़ है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूँ, A इक्वल टू था N/V और लैम्डा थर्मल था h³/2πm/kT का पावर 3/2, ठीक है। ए ग्रेटर देन 1 कब होगा, देखो ए किस पे डिपेंड करता है, ए प्रोपोर्शनल टू N/V पे, ठीक है। नंबर डेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं, सुनना अच्छे से, नंबर डेंसिटी बढ़ा दूं, टेम्परेचर कम कर दूं, यहीं पे बात करता हूँ, प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास के और टेम्परेचर के भी ऐसे है, ए प्रोपोर्शनल टू N/V है, ए प्रोपोर्शनल टू 1/m है, सॉरी m का पावर 3/2 और ए प्रोपोर्शनल टू t का 1/t का पावर 3/2, इस टाइप से डिपेंड करता है ए। और ए आपको अगर बहुत बड़ा चाहिए तो इसका मतलब नंबर मतलब जो N/V है वो बड़ा हो, अगर N/V बहुत बड़ा हो, लार्ज चीज हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी हो, रो एक बहुत ज्यादा हो वहां पे, ठीक है, सुनते रहना, रो बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर कम हो और डेंसिटी ज्यादा हो। टेम्परेचर बहुत कम करोगे डेंसिटी और थोड़ा बढ़ा दो तो ए, टेम्परेचर जितना कम करोगे ए बढ़ेगा उतना ही, इन दोनों पार्टिकुलर सिचुएशन में ए बढ़ेगा, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले या इस प्रीवियस लेक्चर में बोला होगा कि जब बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, डेंसर गैस को क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम स्टैटिक्स से स्टडी करते हैं, ठीक है, वहां पर क्वांटम स्टैटिक्स लगाते हैं। यहाँ पर आप देखो बहुत ज्यादा डेंस गैस है और जो क्रिटिकल सिचुएशंस है, मतलब जो क्या बोलते हैं, बहुत लो टेम्परेचर वाली कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, टी बहुत लो होगा, ए ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं होगा, नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ए ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। और इन पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये होता है तो क्वांटम स्टैटिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। और ये हो सकता है ए ग्रेटर देन 1, ठीक है, जब आपका टेम्परेचर बहुत लो हो और नंबर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में होता है कि डेंसिटी ना बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको क्वांटम स्टेट लगाना पड़ता है। और जो लिक्विड हीलियम है उसमें आपका जो टेम्परेचर है वो 4.12 केल्विन 4.16 केल्विन होता है, 4.2 केल्विन बोल सकते हो आप इसको। तो उस टाइम आपका टेम्परेचर बहुत लो है तो ए ग्रेटर देन 1 हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर ये चीज़ होती है। और ये सिर्फ बोस-आइंस्टीन गैस के लिए डिस्कशन नहीं था, जो डीजनरेसी पैरामीटर वाला था वो सबके लिए है, ठीक है। वहाँ से जो बोस-आइंस्टीन गैस था वहाँ से हम सिर्फ इतना जानते थे, वो रिलेशन जानते थे ये वाला, बस। फिर ए के ऊपर कंडीशन है, ये जो कंडीशंस हैं ये आपके फर्मी डिराक गैस में भी अप्लीकेबल है, ठीक है, कि ये चीज़ होगा तो ये हम क्या बोलेंगे उसको, वीकली इसमें क्लासिकल बिहेवियर, इसमें डीजनरेट, वीकली डीजनरेट, स्ट्रॉन्गली डीजनरेट, ये वहाँ पर भी अप्लीकेबल होता है। तो ये जो टॉपिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ए की जो वैल्यूज हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बोस-आइंस्टीन गैस के लिए 0 to 1 होती है, ये एक जनरल है, ठीक है। तो ए इन जनरल कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस चीज़ के लिए। ये टॉपिक एंटायरली डिफरेंट है, पिछले वाले टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। पिछले वाले टॉपिक्स को हमने जस्ट इसलिए पढ़ा है ताकि हमको ये रिलेशन पता लग जाए, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत ना हो आगे फ्यूचर में, ठीक है। चलो और चलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। और ये जो क्वांटम स्टैटिक्स के लेक्चर हैं वो 2 बार अपना देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए तो, ठीक है, 2 या 3 बार, या फिर अपने जो भी साथी गण हैं उनसे पूछ लें, थोड़ा डिस्कस कर लें कहीं पर कोई भी दिक्कत आए तो। और ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, ईजी है,
एक बार थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जस्ट मैथमेटिक्स या ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।